हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आपके और अपने यूट्यूब चैनल विनायक मिश्रा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में परसेंटेज टॉपिक के बारे में पढ़ा। परसेंटेज से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि आपको फ्रैक्शंस आनी चाहिए और मैंने कुछ आपको बेसिक बताया कैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालते हैं, कैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालते हैं और उस पर डिपेंड कुछ सवाल कराए। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वह वीडियो देखी होगी। जिसने नहीं भी देखी तो मेरे चैनल में जाके वो पहले पुरानी वीडियो देख लें, क्योंकि आपको परसेंटेज का पहले बेसिक आना चाहिए। और बेसिक का मतलब हो गया कि आपको उसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए। जैसे कोई बोल दे 20%, तो आपको डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए 1/5। 25% डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए 1/4। मतलब ये फ्रैक्शन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। जैसे 2 का पहाड़ा सेट है ना, 2 कम 2 2 4 ABCD सेट है, वैसे ही आपके माइंड में ये फ्रैक्शन सेट होनी चाहिए। जब तक फ्रैक्शन सेट नहीं होगी तब तक आपके लिए परसेंटेज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक कोई टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई भी इसको लगा सकता है। बट क्या है कि आपको कम समय में लगाना है। जितना कम समय में आप इस टॉपिक को लगाएंगे, इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे, उतनी जल्दी आपके वनडे एग्जाम क्रैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी कड़ी में मैं कुछ और आगे के क्वेश्चंस लेके आया हूं। हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। परसेंटेज पढ़ने के लिए आपको फ्रैक्शन तो आना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको फ्रैक्शन का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर फ्रैक्शन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए। उम्मीद है, मैंने शायद कल 8 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। मतलब कोई व्यक्ति है, उसको किसी संख्या से गुणा करने को दी गई, उससे बोला गया कि आप इस संख्या में 3/5 से गुणा करिए, मल्टीप्लाई करिए। बट उसने 3/5 की जगह 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब उसने गलती की। तो उसकी गलती में त्रुटि कितने प्रतिशत की उसने त्रुटि कर दी? आपको बात समझ में आ रही है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने बोला 20 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी, ठीक है, तो आपका रिजल्ट 100 आया। लेकिन आपने 5 की जगह 20 में 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका रिजल्ट 80 आ गया। कितना प्रतिशत डिफरेंस? पहली बात तो डिफरेंस कितना? 20 कम हो गया। और कितने पे? 100 पे। इसका मतलब बताइए क्या है? 20%। इसका मतलब हम लोगों ने 20% की त्रुटि की है। आप क्वेश्चन समझ पाए? किसी व्यक्ति को एक संख्या दी गई, उससे बोला गया उसमें 3/5 से मल्टीप्लाई करो, उसने 3/5 की जगह 7/4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो परसेंटेज त्रुटि बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वह संख्या क्या है? मेन बात तो यहां पे आती है कि वह संख्या क्या है। देखो, वो जमाने तो चले गए कि हम एक्स माने। एक्स तो सबको दर्द देती है, सबको दर्द दिया होगा एक्स ने, तो एक्स की हम बात ही नहीं करेंगे। हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को कम से कम समय में सवाल लगाना है। कोई हम एकेडमिक की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि हम एक्स मान के लगाएंगे। एक्स से हमको पीछे छुड़ाना है। देखिए क्या होता है किसी संख्या में। देखो 3/5, वैसे तो क्या कर सकते हैं, आप मान लेते हैं कि ये एक संख्या है, एक्स में 3/5 से मल्टीप्लाई कराना था, बट 3/5 की जगह उसने 7/4 से मल्टीप्लाई करा दी। मैंने बोला ना, एक्स मानना ही नहीं है। एक्स सबको दर्द देती है, तो क्वेश्चन को भी दर्द दे सकती है या दे सकता है। ठीक है, चलिए कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3/5 और क्या लिखा 7/4। अब हमको संख्या नहीं पता है कि हमारी संख्या क्या है। यहाँ पे वो संख्या होगी, यहाँ पे वो क्या होगी? संख्या होगी। मान लीजिए गोले ही संख्या है। इस संख्या में 3/5 से मल्टीप्लाई करानी थी, बट हमने 3/5 की जगह 7/4 से करा दी। तो संख्या क्या माने भाई? हमारा फोकस है आंसर लाने पे, हमें सवाल को एलेबोरेट नहीं करना है। वी विल हैव टू फाइंड आंसर ओनली। हमको सवाल को एलेबोरेट नहीं करना, हमको आंसर लाना है। 4 ऑप्शन दिए, उसमें से टिक कर देना है। तो हमारा पूरा फोकस आंसर लाने पे है। अच्छा, अब एक बात देखो, हम क्यों ना ये जो 2 गोले बनाए हैं, इनकी जगह एक ऐसी संख्या ले जो दोनों से कट जाए। मतलब 5 और 4 दोनों से कट जाए तो हमारा इजी आंसर आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा। समझ रहे बात? यहां पे हम ऐसी संख्या मान लें कि वो 5 और 4 से कट जाए। कहने का मतलब है 5 और 4 का मल्टीपल मान लें। क्या मान लें? मल्टीपल। ठीक है, अब सोचो 5 और 4 का मल्टीपल कैसा मानेंगे? मान लो 5 का 25 होता है मल्टीपल, लेकिन 4 का 25 नहीं होता। तो मैं ऐसा मल्टीपल मानना है जो दोनों में कॉमन हो, जो 5 का भी मल्टीपल हो और 4 का भी हो। मतलब हमको कॉमन भी मानना है, मल्टीपल भी मानना है और
कॉमन भी मानना है, ठीक है। अब मल्टीपल भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे गुणा जो है, गुणा भाग या जोड़ घटाना जो भी हम करें वो कम से कम करें। मतलब ये नहीं कि हमने मान लिया 1000 2000 इतना मान लिया, कैलकुलेशन करने में ही टाइम जा रहा। सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। ये क्या लिखा है? एलसीएम। ये और कुछ नहीं, एलसीएम है। मल्टीपल चाहिए, कॉमन चाहिए, लीस्ट चाहिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? एलसीएम। इट मीन्स हमको 5 और 4 का एलसीएम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप समझ गए? एक संख्या मानना सीख गए। अगर हम ऐसे कभी भी ऐसा हमारे सामने केस फंस जाए कि हमें यहां पे कौन सी संख्या माननी है, हमने आपको बताया क्या मानना है? 5 और 4 का एलसीएम। और 5 और 4 का एलसीएम सबको पता है 20 होता है। कितना होता है? तो ये इसमें हमारी संख्या कितनी आ गई? 20 आ गई। अब चलो हल कर लो। ये 5 चक्कू 20, मतलब पहले 12 आंसर आना चाहिए था। ये 4 पंचे 20, आंसर आ गया 35। पहले आंसर 12 आना चाहिए था, आंसर आ गया 35। कितना त्रुटि कर दी? 12 की जगह 35 आ गया। इसका मतलब 23 ज्यादा आ गया। कितना ज्यादा आ गया? 23 ज्यादा आ गया। और कितने में से? 12 से, क्योंकि हम तुलना तो ये बेस से करेंगे ना, यही हमारा बेस है। ये एक्चुअल आंसर है। हमने आपको कल बताया था ना कि नीचे वाली वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है, तो एक्चुअल वैल्यू से तुलना करेंगे। 12 आना था लेकिन 35 आ गया, 23 ज्यादा हो गया। कितने? 12 पे। अब इसका क्या निकालना? परसेंटेज निकालना है। देखो, अगर हम ये 100 ना भी लगाएं, आपने कल की अगर फ्रैक्शन पढ़ी होगी तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे दोगे। वैसे तो देखो आप क्या करोगे, 2300 बटे 12 हो गया, समझ बात आ गई। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, या यहां से भी आप काट सकते हो 4 तिया 12, या उससे ऐसे काट सकते हो। 25 की मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा? 25 तिया 75, 7, 25 दूना 50 और 57 बटे 3, तो ये कितना आ जाएगा? आपका हो जाएगा ये 3 कम 3 और 2, 3 निम 27, फिर 1 और 191 सही 2/3% आ जाएगा। लेकिन हमको वही बात है ना, ये सब नहीं करना है। अब हम देखो क्या बताएं आपको, सिंपल तरीका से बताएं कैसे निकालना है। फ्रैक्शन पढ़ने का कोई फायदा तो होना चाहिए हमको। देखो हमारा कितना बढ़ा? 23 बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 12 पे। तो 23/12 फ्रैक्शन हमने पढ़ा नहीं है। हमने 23/12 तो कल फ्रैक्शन पढ़ा ही नहीं, लेकिन 1/12 तो पढ़ाया है। 8 से 1/3, 1/12 पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? तो 23/12 को भाई साहब हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 23/12 को क्या हम भाई साहब ऐसे नहीं लिख सकते? 2 माइनस 1/12 लिख सकते कि नहीं? देखो 12 दूनी 24, 24 में से 1 गया 23। 2 क्या होता है? 200% होता है। 1/12 क्या होता है? 8 से ही 1/3% होता है। अब घटा दो। कभी भी अगर हम कोई ऐसा फ्रैक्शन में घटाना आए तो हम 8 के साथ, मतलब यहाँ पे कोई संख्या उसके साथ कुछ और लगा हो ना, तो इससे एक ज़्यादा घटाते हैं 200 में। 8 से एक ज़्यादा 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 191। अब 3 में से 1 गया 2/3%। सबको घटाना आता है कि नहीं आता? देखो मैं बता दूँ यहाँ पे। देखो ये 200 है, ये 8 प्लस 1/3 लिख सकते हैं इसको। 8 से 1/3 को 8 से 1/3 लिख सकते हैं। 200 माइनस 8 माइनस 1/3, तो 200 में से 8 गया 192 आ जाएगा माइनस 1/3। अब थोड़ी और प्रॉब्लम, इसको कैसे लिखें? क्योंकि सही वाला तो प्लस वाला लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं ना कि एक उधार दे देते हैं इसको। 192 को हम +1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। ले भाई तू ले जाओ उधार। यहाँ पे माइनस को, ये जो माइनस आ रहा है ना, हम सही जब जैसे ये लिखा है 8 से 1/3, इसका मतलब क्या होता है? 8 प्लस 1/3, यही मतलब प्लस होना चाहिए तब हम उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो 192 के साथ ज्वाइंट नहीं कर सकते, तो प्लस ले आओ भाई, क्या दिक्कत है? 192 से बोला दादा एक उधार दे दो, उधार दे दिया, 1 आ गया। अब देखो 191 और 1 में से 1/3 गया 2/3। अब प्लस आ गया तो ज्वाइन कर सकते हो। 191 सही 2/3% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कितनी आसानी से लगा सकते हो। देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा एलोब्रेट कर दिया, फिर एक बार में छोटा सा बता देता हूँ। पूरा एलोब्रेट किया मैंने। क्या बोला? किसी संख्या को 3/5 से मल्टीप्लाई कराने की जगह 7/4 से करा दिया। संख्या हमें पता नहीं है। अगर संख्या नहीं पता है तो मल्टीपल मान लो। कैसा? एलसीएम मानना। तो हमने मान लिया 20 है, ये कितना है? 20 है। तो 5 चक्कू 20 मतलब 4 तिया 12 आ गया। 4 पंचे 20 मतलब 35 आ गया। 12 आना चाहिए, 35 आ गया। 23 ज़्यादा हो गया 12 में। 23/12 की फ्रैक्शन हमको नहीं पता है, तो 2 माइनस 1/12 तो कर सकते हैं। 1 यूनिट 200% के बराबर। 12 8 से 1/3% होता है।
मैंने बोला घटाने का सबसे अच्छा तरीका, अगर इस वाली संख्या के साथ कुछ ज़्यादा है, मतलब 8 के साथ कुछ ज़्यादा है ना, तो 9 घटा दो 200 में, तो 191 आ गया। 3 में से 1 घटाओ, 2 ऊपर नीचे 3। देखो कुछ भी घटाना, यहाँ पे 9, 8 से 1 कोई भी संख्या, मतलब 10 होती तो 11 मान लेते, 12 होती 13 मान लेते, 25 होती 26 मान लेते, तो कुछ भी जो संख्या होती है उससे एक ज़्यादा इससे पहली वाली से घटा देते। 200 में से 9 गया 191, फ्रैक्शन में कैसे घटाते, 3 में से 1 गया 2/3, 191 से ही 2/3%। और कैसे आता मैंने आपको भी एलोबरेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये तो क्वेश्चन आप लोग उड़ा ही दोगे आई थिंक, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर ना उड़ा पाओ तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पे 3/5 से गुणा कर देता है। विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करनी थी कोई संख्या को, वो संख्या गोला है, लेकिन उस संख्या को उसने 3/5 से गुणा कर दिया, संख्या गोला है। संख्या क्या है हमने आपको बताया, इन दोनों का एलसीएम। संख्या कितनी हो जाएगी, 3 और 5 का एलसीएम 15। इसका मतलब है यहाँ पे 3×5 = 15, मतलब 25 आंसर आना चाहिए था। 5 × 15 आंसर आ गया 9। 15 को 5/3 से मल्टीप्लाई करा के आंसर 25 लाना था, लेकिन उसने 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 9 आ गया। कितने का फर्क आ गया, 16 का। और कितने में, 25 में, इंटू 100। 25 चक्कू 100, 16 चक्कू 64% का एरर आ गई, इतनी त्रुटि आ गई। ठीक है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। नो 10 तो हो गया, 11 की ओर। वाह वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन। एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। सबसे पहले दिमाग में 25% की फ्रैक्शन आनी चाहिए कि 1/4 इधर लिख दो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स थोड़ा ऐसे है, ये है मिस्टर वाई, इनकी वाइफ है, ये थोड़ा मुंह फुलाए रहती हैं। और एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 4। मतलब नीचे वाली एक्चुअल वैल्यू है, और जो x है y से 25% ज्यादा कमाता है, मतलब 4 में 1 जोड़ दो 5 कमाता है। समझ में आ गई। 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/4। तो ये नीचे वाला जो है ना y से, मतलब ये y की मान लो, मान लिया ये y की इनकम है, y 4 कमाता है और x 25%, तो 4 का 25% कितना होता है, 1। 25% ज्यादा कमाता है, मतलब 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5। सबको बात समझ आई। 25% का मतलब 1/4, नीचे वाली वैल्यू 4 जो y की मान लो, और जो x है y से 25% अधिक कमाता है, तो y मतलब 4, 4 का 25% कितना आता है, 1, तो 1 अधिक कमाता है मतलब 5 कमाता है। अब उसने उल्टा पूछ लिया, तो बताइए y x से कितने % कम धन कमाता है, मतलब y की बात पूछिए। तो y x से कितना % कम धन कमाता है, भाई 1 कम कमाता है। किससे पूछा, x से, तो x की बेस वैल्यू, जिससे पूछा वो नीचे आ जाएगा, इंटू 100। कितना आंसर आ गया। अब देखो ये मन में क्वेश्चन होने वाला था, 1/5 क्या, डायरेक्ट हमको 20, 1/5 की फ्रैक्शन वो परसेंटेज कितना होता है, 20%। सबको बात समझ में आ गई। x जो है y से 25% अधिक कमाता है, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, तो 4 हमने मान लिया y का, x 25% ज़्यादा कमाता है, तो 4 का 25%, 4 का 25%, 4 का 25% 1 होता है, तो 1 ज़्यादा कमाता है मतलब 5 कमाता है। अब y कितना कम कमाता है, y 1 कम कमाता है, किससे, 5 से। 20% आंसर आ गया। Let's move to next question. ये 11 नंबर क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आया 12। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है, कुछ भी नहीं, माइंड में 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, नहीं तो निकालते रहोगे। निकल चुका 100। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बता दीजिए कितनी होती है, 1/6। एक भाई कृष्णा है, कृष्णा, राधा, राधा कृष्णा।
कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3। राधा की आय से, तो राधा की आय मान लिया 6, राधा की आय 6, कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। राधा की आय हमने 6 यूनिट मान ली, तो 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, इतना ही कम है, तो 6 में 1 कम हो गया, कितना हो गया 5। सबको बात समझ में आई? कृष्णा की आय राधा की आय से, तो राधा की आय हमने 6 मान ली, और 6 का 16 सही 2/3%, ये देखो 6 का 16 सही 2/3% कितना, 1 कम है, कृष्णा की आय 1 कम है, तो कृष्णा की आय 5 आ गई। अब बताइए राधा की आय कृष्ण की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? वाह वाह, तो राधा की आय कितनी अधिक है? 1 अधिक है भाई, 1 ही के तो प्लस हो रहा है, और कृष्णा की आय से 5 नीचे आ जाओ, 1/5 कितना होता है? 20%। वाह बेटा वाह, मौज कर दी, कितना सरल क्वेश्चन, मजा आ गई कि नहीं आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12 ना? हाँ 13 क्वेश्चन नंबर। लो चीनी के दाम में आ गए, चीनी के दाम की बात आ गई। चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ा। पहले फ्रैक्शन लिखो भाई, दोनों फ्रैक्शन लिख लो। 16 सही 2/3 मतलब 1/6 होता है, और 20% का मतलब 1/5 होता है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, आपने फ्रैक्शन लिख लिया, मतलब आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बोला है चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, यहां पे लिखते हैं दाम या प्राइस। पहले दाम 6 था, पहले दाम कितना था? 6, ठीक है, ये बिफोर लिख लेते हैं। अब 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है ना, तो 1 बढ़ा दो, ये दाम हो गया आफ्टर। पहले दाम मान लो 6 रुपये पर केजी था, ठीक है, 6 रुपये पर केजी, अब दाम 7 रुपये पर केजी हो गया। खपत, कंजम्पशन, कंजम्पशन बोला है कि 20% कम हो जाता है। ये दाम 16 से 2/3% बढ़ जाता है, कंजम्पशन कम हो जाता है। कंजम्पशन पहले कितना हो रहा था? 5 केजी का, ठीक है, अब 20% कम हो जाता है, 5 का 20% 1 कम हो जाता है, मतलब अब 4 केजी का कंजम्पशन हो रहा है। टोटल उसका खर्चा कितना आ रहा है? पहले खर्चा आ रहा था 6 पंचे 30 रुपए का, अब खर्चा आ रहा 7 चौक 28 रुपए का। कुल खर्च में प्रतिशत पड़ता है, पहले 30 का खर्चा, अब 28 का, 2 कम हो गए, किस पे? 30 पे गुणे 100। देखो लगाना नहीं है, 15 से काट दिया आपने, 1/15 देखा, आंख बंद की, 6 सही 2/3% लिख दिया। कुछ सॉल्व नहीं करना है, मैंने कल ही बताया था 1/15 के फ्रैक्शन 6 सही 2/3% होती है। सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, मतलब 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, पहले अगर 6 था अब 7 हो गया। कंजम्पशन खपत 20% कम हो जाती है, 20% मतलब 1/5, पहले 5 थी अब 4 हो गई है, तो 6 पंचे 30 पहले खर्चा था, अब 7 चौक 28, 2 रुपये खर्चा कम हो गया, कितने पे? 30 पे, 1/15 मतलब 6 सही 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये 12-13 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया, तो क्वेश्चन इसको हटा दो, हाँ सही आ गया। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। देखो जिसको 57 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है वो राजा है। राजा कैसे है? अब देखो, आपको अगर 1/7 की फ्रैक्शन पता है तो आपको 57 सही 1/7 की भी फ्रैक्शन पता हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे पता लगानी है, ये तो फिलहाल 4/7 होती है। कैसे होती है? अब देखो मैंने कैसे निकाला, 1/7 की बताइए कितनी होती है? 14 सही 2/7% होती है। सबको बात समझ आ गई? मैंने कल ही बताया था
आप क्रॉस चेक करो, 14×7 = 58, 200/7। अच्छा देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो हमने यहाँ पे 7, मैंने कैसे लगा, मुझे ये याद नहीं थी, ठीक है, मैंने अभी दिमाग लगा लिया कि नीचे 7 आ रहा है, तो 7 आने वाली 2 ही हो सकती है, तो 7 सही 1/7 है, तो 14 सही 2/7, दोनों से निकाल सकते हैं। तो हमने ये वाला उठाया, 14 सही 2/7। अब हम देख रहे हैं ये 14×56, मतलब 4 गुने के आसपास ये है। तो मान लो अगर इसको 4 गुना करेंगे तो 14×56, ये 4×2 = 8/7। ये मैंने बताया था आंसर ज़्यादा नहीं हो सकता, तो एक 7 और निकलेगा, तो 57 और 1/7 बच जाएगा इसके पास। तो 57 सही 1/7%, 4/7 के बराबर होता है। मैंने मतलब आइडिया लगा लिया। देख रहे हो आप कि अगर आपको जो मैंने कल फ्रैक्शन लिखाई थी वो याद है, तो आपसे आने वाले समय में कुछ उससे तोड़ मरोड़ करके फ्रैक्शन पूछ ली जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने देखो डायरेक्ट 4/7 लिख दिया। मैंने सोचा 1/7 बराबर 14 सही 2/7% होता है, तो 14×56 मतलब 56 के आसपास लाई कर रहा है, मतलब वही होगा, वही होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो ये तो मैंने बता दिया कैसे मैंने आइडिया लगाया। ऐसे ही आपको आइडिया लगाना है। 57 से 1/7 4/7, और दूसरा क्या है 16 से 2/3%। ये क्या होता है, ये तो रट गई होगी माइंड में। 1/6 हाल की टिकट की बिक्री 57 से 1/7 बढ़ जाती है, मतलब बिक्री या सेल पहले 7 हुआ करती थी, अब 7 का 57 से 1/4% कितना होता है, 4 बढ़ गया, मतलब बिक्री हो गई 11। मूल्य मूल्य प्राइस 16 से 1/2-3% बढ़ जाता है, तो पहले 7 टिकट बिकते थे, अब 11 टिकट बिक रहे हैं। और मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, पहले मूल्य 6 रुपए था भाई, अब 6 का 16 से 2/3% 1 होता है, तो मतलब अब मूल्य हो गया 7 रुपए। तो 6×7=42, 11×7=77। पहले 42 रुपए खर्चा आता था, अब 77 रुपए खर्चा आता है। अब बताओ कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन। ये कोई कठिन सवाल है, कितना सरल सवाल हो गया। अब देखो प्रतिशत परिवर्तन निकाल लो। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 35/42 तो इसको हम 7×35, 7×6=42। तो देखो हमें दिख रहा है कि 5 के साथ 1 भी तो है, 1/6 का 5 गुना हो रहा है। 1/6 का क्या हो रहा है, 5 गुना। तो 1/6 की फ्रैक्शन, थोड़ा दिमाग लगाओ लगाओ लगाओ। ये लिखी 16 सही 2/3%, इसका 5 गुना 5/6, 16×5 = 80, 10/3। यह मैंने आपको बताया था 5 गुना हो रहा ना, तो 10। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो अंश है ज़्यादा नहीं हो सकता हर से, तो 10 में 3 3 9 भाई, 10/3 को हल करोगे तो यही तो लिखोगे 3 से 1/3। तो 10 में 3 3 बार है, तो ये 3 80 को दे दो, 83 सही 1/3% हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 83 सही 1/3%। मन में कैलकुलेट कर सकते, ऐसा नहीं है कि हमने 500 लिखा बटे 6, दिमाग लगाया 6 × 48 50 2 है, 6 × 3 18, ऐसे दिमाग लगा रहे, ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है, तो हमको फ्रैक्शन जो है ना माइंड में याद होनी चाहिए। जब तक हमको फ्रैक्शन माइंड में याद नहीं है तब तक हमारा कुछ भी काम नहीं हो सकता। सबको मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप लगा इसको ऐसे भी सकते हैं, 6 × 48 किया, 2 किया, 6 × 3 18, फिर 2/2 बच गया, 2/6 करोगे उसको 1/3 कर लेना, 83 से 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। या इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते थे, 250/3 लिख सकते थे, यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, 3×8 = 24 हो जाता, और फिर 1 बचा 3 83 से 1/3%। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा आपको कहने का मतलब बस इतना है ना कि अगर आप फ्रैक्शन पढ़ रहे हो ना, अगर आप फ्रैक्शन पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन को थोड़ा कम करो। आप देखो डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते थे कि 42 की जगह 77 हो गया, मतलब 35 बढ़ा 42 पे, 35 बढ़ा 42 पे, मतलब 5×7=35, सॉरी 7×5 और 7×6=42, मतलब यहाँ पे 1 होगा। 1/6 का 5 गुना, 1/6 तो हमारा ऊपर भी लिखा था, 1/6 का 5 गुना हुआ, तो 16 सही 2/3 का 5 गुना अगर हम करेंगे तो 80 और 10/3, और इसमें से 3 और निकाल लो, 83 से 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, ये भी हो गया।
चीनी वाला भी हो गया, हॉल वाला भी हो गया, ये वाला शायद है। किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। 4/9 लोग पुरुष हैं तथा अन्य महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। 2 क्वेश्चन पूछे, विवाहित परसेंटेज जनसंख्या और विवाहित महिला जनसंख्या। 1,89,000 से हमें कोई मतलब नहीं। हमें अगर परसेंटेज में पूछ रहा, अगर हमसे पूछा होता है कि महिला की जनसंख्या बताइए, पुरुष की जनसंख्या बताइए, तो हम 1,89,000 का यूज़ करते। बट हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है, मतलब हमें रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। उसने क्या बोला, 4/9 लोग पुरुष हैं। 4/9 लोग पुरुष हम, ये टोटल नीचे टोटल होता है, मान लेते हैं कि टोटल 9 ही लोग हैं। टोटल 9 लोग हैं जो मिला के मेल प्लस फीमेल। 9 में 4 पुरुष हैं, 4 क्या है, मेल है। उसने बोला ना 4/9 लोग पुरुष हैं, तो टोटल हमने 9 ही लोग मान लिए। 9 में 4 पुरुष हैं, बचे कितने, 5 महिला बचेंगे। फिर क्या बोलता है, 50% पुरुष विवाहित हैं। 4 हैं तो 4 का 50% 2 बना जाके ना, 2 लोग हैं विवाहित हैं। मतलब इनकी कंडीशन आप समझ सकते हैं क्या हो गई, विवाहित। लिखने में ही डर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर 2 पुरुष विवाहित हैं तो पुरुष का विवाह तो आखिरकार महिला से ही हुआ होगा, तो इसका मतलब 2 फीमेल भी विवाहित हैं। तो उसने पूछा है परसेंटेज विवाहित जनसंख्या। 2 पुरुष विवाहित हैं, 2 महिला विवाहित हैं, मतलब टोटल 4 विवाहित हैं। और कितने में से टोटल जनसंख्या कितनी है, 9। देखो, अगर आप लोग इसको परसेंटेज निकालने चले गए ना, तो मेरा पढ़ाना बेकार है। 1/9 का आपको पता है 11 से 1/9% होता है, उसका 4 गुना हो गया है, तो 44 सही 4/9%। इसका आपको आंसर डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, तभी तो फायदा है, नहीं तो कुछ नहीं है भाई। सबको पता है कि 1/9 बराबर 11 सही 1/9% होता है। उसका अगर 4 गुना कर दो तो 44 सही 4/9% आंसर आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसने पूछा है परसेंटेज विवाहित महिला। अब सिर्फ महिलाओं की बात की है, तुम कितनी महिलाएं विवाहित हैं, 2 महिलाएं विवाहित हैं, और महिला है कितनी, 5। अब इसमें भी कुछ नहीं करना, 1/5 की वैल्यू आपको पता है 20%, तो उसके 2 गुना कर दो 40%। कुछ कैलकुलेशन है, इज देयर एनी कैलकुलेशन, नथिंग। फ्रैक्शन याद है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। सबको बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। विवाह भी करा दिया हम लोगों ने। चलो विवाह के उपरांत देखते हैं क्या आता है। ये डिलीट नहीं हुआ था, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। 40 पंक्ति वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। सोचो, मेरी बात सुनो। 10 मिनट में अगर 20 पंक्तियां टाइप करता है तो 1 मिनट में 2 पंक्ति टाइप करेगा, मतलब उसकी क्षमता जो हो गई 2 लाइन्स पर मिनट। भाई 10 मिनट में अगर 20 पंक्तियां टाइप कर रहा है तो 1 मिनट में 2 पंक्तियां टाइप करेगा, तो 2 लाइन पर मिनट। अच्छा, वो 2 पंक्तियां जो टाइप कर रहा है ना, उसमें भी 8% का स्थान खाली छोड़ देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, तो वो टाइप कितना कर रहा है, 2 लाइन का 92% सिर्फ टाइप कर रहा है पर मिनट में। ये इसकी क्षमता है, कैपेसिटी है। नहीं समझ में, फिर से बताता हूं एक बार आपको। 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, इसका मतलब 1 मिनट में 2 पंक्तियां टाइप करेगा, बट पंक्तियां टाइप करने में वो 8% का स्थान खाली छोड़ देता है। इसका मतलब वो टाइप जो कर रहा है सिर्फ 92% टाइप कर रहा है। तो उसकी जो क्षमता हो गई, 2 लाइन में सिर्फ वो 2 पंक्तियों में सिर्फ 92% टाइप कर रहा पर मिनट में, वो इसकी क्षमता हो गई। आगे क्या पूछ रहा, 40 व्यक्तियों वाले 23 पेजों को, 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को,
उसको 40 पंक्तियां टाइप करनी है, 40 लाइंस टाइप करनी है, और ऐसे 23 पेज हैं। 23 पेजों को टाइप करने में वह कितना समय लेगा यदि पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़े। पहले खाली स्थान छोड़ता था 8%, पहले कितना छोड़ता था 8%, अब इसका 25% एक्स्ट्रा, मतलब 8 का 25%, 1/4, मतलब 1/4 निकालो तो 4 दूनी 8, 2 ज़्यादा, मतलब 10% की अब एरर करेगा, मतलब 10% अब खाली स्थान छोड़ेगा। उसने बोला है 25% अतिरिक्त खाली स्थान पहले का, पहले अगर 8% छोड़ता था, अब 25% अतिरिक्त छोड़ेगा, तो 8% का 25% निकालने के लिए 25% की वैल्यू हमने बताया 1/4, मतलब 2%, तो 2% अतिरिक्त छोड़ेगा। ठीक है, तो उसको 40 पंक्तियां टाइप करनी है, ऐसे 23 पेज हैं, और खाली स्थान छोड़ना है 10%, तो इसका मतलब वो 90% से टाइप करेगा, और इतना उसको काम करना है, और क्षमता उसकी कितनी है, 2 पंक्तियां के साथ 52%, ये मिनट ऊपर वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लो। देखो ये 23 चक्कू तो 92 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4.40 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 2 से काट दो तो 45 हो जाएगा। इसका मतलब उसको 450 मिनट लगेंगे इतना काम करने में। मैं एक बार फिर से एलिब्रेट कर देता हूँ, आपको फिर से पूरा बता देता हूँ, थोड़ा टफ सवाल है ये। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है। अगर 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, मतलब 20 पंक्तियां लाइंस 10 मिनट में, तो एक मतलब उसकी क्षमता कितनी होगी, 2 लाइंस पर मिनट। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो 8% खाली स्थान छोड़ देता है। इसका मतलब टाइप सिर्फ 92% कर रहा है, 2 लाइन का सिर्फ 92% टाइप कर रहा है 1 मिनट में, ये उसकी हो गई क्षमता। फिर उसने पूछा है कि 40 पंक्तियों 40 लाइंस के 23 पेज, टोटल इतना काम करना है, 40 लाइंस के 23 पेजों को कितने समय में टाइप करेगा, लेकिन अब की खाली स्थान कितना छोड़ रहा, पहले का 25% ज़्यादा, पहले 8%, 8 का 25% 2 होता है, मतलब 10% छोड़ रहा, मतलब 90% पे वो लिखेगा। इतना उसको लिखना है या टाइप करना है, क्षमता उसकी इतनी है, 2 लाइन्स इंटू 92%, मिनट चला गया ऊपर, 23 चक्कू 92, 4.40 45, 450 मिनट, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयकर के बारे में आपको बताते हैं। आयकर का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। देखो टैक्स क्या होता है, जैसे हमारी ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम मतलब हमें कुछ रुपए मिलते हैं, मतलब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ हमको 100 रुपये मिलते हैं, उसमें से हम टैक्स सरकार को दे देते हैं या कंपनी को किसी को दे देते हैं, उसके बाद हमारी नेट इनकम निकल के आती। ये थोड़ा फंडा होता है, सबको बात समझ में आ गई। मतलब ग्रॉस, मान लो किसी कंपनी में हम काम करते हैं, हमको 200 रुपये मिलते हैं, उसमें से 20 टैक्स चला गया, तो हमारी एक्चुअल में इनकम कितनी हुई, 180 हुई। बस इतना याद रखना। लेकिन एक चीज़ आपको और बताएं, क्या जितना अगर हमारी ग्रॉस इनकम सेम है, सुनो, अगर हमने इधर मान लिया कि ये 200 है, इधर हमारा टैक्स 20 कट रहा है, इधर 180, अगर हमारी इनकम सेम है, यदि हमारी इनकम सेम है, ग्रॉस इनकम मान लो 200, अगर हमारी ग्रॉस इनकम सेम है, तो हमने अगर टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स 10 बढ़ा दिया, टैक्स कितना हो गया 30, तो हमारा अब नेट इनकम कितनी बची 170। इसका मतलब टैक्स में जितनी बढ़ोतरी हुई उतनी ही नेट इनकम में घटोतरी हो गई। अगर ग्रॉस इनकम हमके सेम रखना है तो टैक्स में जितनी बढ़ोतरी करेंगे उतनी ही नेट इनकम में घटोतरी कर देंगे। समझ बात आ गई। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लो हमने यही कम कर दिया होता, ठीक है, 30, मतलब ये सिनेरियो हमने मान लिया, ये वाला सिनेरियो मान लिया,
अब अगर हमने ये 30 की जगह 10 कर दिया, अब हमारा इधर कितना बचा 190। अगर हमारा टैक्स 20 से बढ़ गया तो घट गया, और तो हमारी नेट इनकम 20 बढ़ गई। ये जो है ना ये घटा है, ये टैक्स हमारा घट गया। पहले टैक्स 30 लगता 10 लगता। आप देख रहे हैं जितना टैक्स में घटोतरी हुई उतना ही इनकम में बढ़ोतरी हुई, या टैक्स में बढ़ोतरी हो रही उतना इनकम में घटोतरी हो रही, अगर क्रॉस इनकम सेम है। इसका मतलब टैक्स में जो भी बढ़ता है घटता है वही सेम अमाउंट नेट इनकम में घटता है या बढ़ता है। मुझे बस इतना ही समझाना था। अब आप मेरी बात समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है, मान लो आयकर इनकम टैक्स लिख लिया हमने, या टैक्स लिख लो, इसमें 17% बढ़ोतरी हो रही है, तो इनकम टैक्स का 17% की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू शुद्ध आय मतलब नेट इनकम, वही नेट इनकम में 3% की कमी हो रही, वही वैल्यू होगी। मैंने आपको बताया ना इस क्वेश्चन में हमारा जो है ना वो ग्रॉस इनकम सेम चल रही है, ठीक है। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है, आयकर की दर बताइए। तो देखो इनकम टैक्स में अगर जो 17% की वृद्धि हो रही है, जो इनकम टैक्स कुछ भी रहा उसकी जो 17% की वैल्यू होगी, जो अमाउंट आएगा उतना ही शुद्ध आय में कम हो जाएगा। तो उन्होंने उसको 3% से डिफाइन किया है। तो इनकम टैक्स का जितना 17% होगा उतना ही नेट इनकम का 3% होगा। तो इनकम टैक्स बटे नेट इनकम बराबर इधर 3 है 17 है। अगर इस फार्मूला को लिखें हम, ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स बराबर नेट इनकम, तो नेट इनकम हमारी कितनी है 17 है, इनकम टैक्स कितना 3 है, इसका मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा 20 रहा होगा, तभी तो 20 में से 3 गया 17। तो आयकर की दर बताइए। तो इनकम टैक्स हमारा कितना है 3, दर जो लगती है ग्रॉस इनकम पे लगती है, ग्रॉस इनकम हमारी कितनी 20 गुणे 100, 20 पंचे 100, हमारा इनकम टैक्स की रेट कितनी है 15% है। इसी बेस्ड एक अगला सवाल और लास्ट सवाल लेंगे। यदि आयकर में 19, देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स बराबर नेट इनकम। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, इनकम टैक्स में जो 19% की वृद्धि की जो वैल्यू आएगी उतनी ही शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। मैंने आपको बता दिया ना कि जो आयकर में वृद्धि या घटोतरी होगी उतनी ही नेट इनकम में वृद्धि या घटोतरी होगी, ये दोनों वैल्यू बराबर होगी। अब इसको निकाल लो, IT बटे NI, इधर 6 इधर 19। अगर हमारी इनकम टैक्स 6 है और नेट इनकम 19 है, यहाँ पे इट मीन्स क्या रहा होगा 25 रहा होगा। तो उसने आयकर की दर पूछी, इनकम टैक्स हमारा कितना है 6 और ग्रॉस इनकम कितनी 25 गुणे 100, 25 चक्कू 100, 6 चौक 24% उसकी आयकर की दर है। बस मेन बात इस क्वेश्चन में ये याद रखने वाली है, फिर से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स बराबर नेट इनकम जो है, अगर हमारा 200 है, ये 20 है, ये 180। मान लिया हमने ग्रॉस इनकम 200 है, इनकम टैक्स 20 है, नेट इनकम 180। अगर हमारा इनकम टैक्स बढ़ा, ग्रॉस इनकम अगर हमको सेम रखनी, ये सेम है, इनकम टैक्स 10 से बढ़ा दिया 30 हो गया, तो ये कितना हो गया 170। तो इनकम टैक्स में जितना बढ़ा 10 उतना ही नेट इनकम में घटा, मतलब जिस अमाउंट से हमारा इनकम टैक्स बढ़ा उसी अमाउंट से हमारा नेट इनकम घटा, मतलब वो अमाउंट सेम है। अगर हमारी ग्रॉस इनकम सेम है, अगर हमारी ग्रॉस इनकम सेम है तो हमारा जो हमारा कर में बढ़ेगा घटेगा, वही सेम अमाउंट हमारा शुद्ध आय में घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज का तो मैंने पहले वाली वीडियो में आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया, कुछ उसके बेसिक्स के बारे में बताया। आज हमने कुछ उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। फ्रैक्शंस के भी, वो परसेंटेज के भी आपके कुछ और वीडियोस आएंगे, क्योंकि परसेंटेज एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे मोस्टली क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक तो हर एग्जाम में आती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।